भारत की ग्रोथ स्टोरी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से ग्रो करेगी, सुनने में कितना अच्छा लगता है। यही चीज आंकड़ों के तौर पे देखने में और ज्यादा प्राइड की फीलिंग आएगी। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या भारत 7% यानी 7% का ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली देख पाएगा। आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। रीच यूपीएससी एक नया प्लेटफॉर्म है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जितने भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये टॉपिक्स लेकर आते हैं। बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट स्पेशली आप लोगों के लिए क्यूरेट करा जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं आप और किन चीजों पे स्टोरी देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, भारत का फ्यूचर ग्रोथ या भारत की ग्रोथ स्टोरी किस पे डिपेंड करती है, इसमें कुछ आंकड़ों के बेसिस पे और ग्लोबल प्रोजेक्शंस गलत साबित होना आप लोगों के लिए एक फीलिंग ऑफ प्राइड की तरह साबित हो सकता है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी आर इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो भारत जो है इस वक्त 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 2 क्वार्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम दिसंबर के महीने में हैं, लेकिन 2 क्वार्टर्स जो कंप्लीट हुए हैं, Q1 यानी अप्रैल टू जून और Q2 यानी जुलाई से सितंबर, इन 2 क्वार्टर्स ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी या एक बहुत इंकरेजिंग स्टोरी बताई है। इनमें वी हैव सरपास्ड आवर ओन एक्सपेक्टेशंस और भारत की जो ग्रोथ है वो 7.8, 7.8% और 7.6% दिखाई दी है, दोनों फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ 2023-24। इन आंकड़ों को देखते हुए हमें यह लगता है कि इस साल FY 23-24 में भारत का ग्रोथ रेट आरबीआई के प्रोजेक्शन के अनुसार चलेगा, जो कि 7% था। यहां पे आपको यह बताना जरूरी है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे संस्थाएं हैं और ये जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स लेकर बैठे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इनके अनुसार जो प्रेडिक्शंस थी वो प्रेडिक्शंस तकरीबन 6.3% थी। लेकिन आरबीआई की प्रेडिक्शन इससे ज्यादा थी, जो कि हम अचीव करने जा रहे हैं। ये अचीवमेंट उस बेसिस पे हो रहा है, या स्पेशली Q1 Q2 के रिजल्ट्स इस बेसिस पे आ रहे हैं कि भारत की जो रिकवरी हुई है सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद, इसको कहा जा रहा है ब्रॉड बेस्ड रिकवरी। ब्रॉड बेस्ड रिकवरी का मतलब यह है कि हर सेक्टर रिकवर करा है। Almost every sector has recovered, whether it is any kind of manufacturing sector or it is service sector or even primary sector for that matter has recovered in the second quarter। और यहां पे इसके results visible हुए हैं। India likely to realize the RBI's current financial year growth rate of 7% in the current financial year। ये चीज होने वाली है। This is what we are about to achieve। भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी और अभी आरबीआई के प्रोजेक्शंस को देखते हुए हम काफी अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमें एक फ्लिप साइड इग्नोर नहीं करनी चाहिए, या हमें अपने सारे के सारे तरफ, चारों तरफ जो है ध्यान रखना चाहिए। आंख कान खुले रखते हुए हमें उसके चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों में, स्पेशली वेस्टर्न पावर्स को देखने को मिल रहे हैं। ये चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ स्टोरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2023-24 तक सीमित रहेगी और उसके आगे ना बढ़ पाए। इस वजह से हमें उन चीजों के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स यानी कि एडवांस में एक्शन लेकर चलना पड़ेगा। ये चैलेंजेस क्या है? आज की डेट में दुनिया जो है वो इट इज बिकमिंग डी ग्लोबलाइज्ड, वो बढ़ रही है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। जो चीज 1991 में हुई थी कि हम जा रहे थे ग्लोबलाइजेशन की तरफ, कि ग्लोबलाइज करो और लोगों को अट्रैक्ट करो और कंट्रीज को अट्रैक्ट करो और चीजों को अट्रैक्ट करो, वो चीज उल्टी पड़ गई है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि अब जो है हम दूसरी देशों से या दूसरी कंट्रीज से टूट रहे हैं।
इन टर्म्स ऑफ हर एक कंट्री अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही है, दे आर प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स। प्रायोरिटाइज अपने आप को करने का मतलब यह है कि वो अपनी कंट्री के बारे में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में, अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में दूसरे देशों से ऊपर सोचते हैं। इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने इस साल से प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ, यानी कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्सेस, इंपोर्ट पे टैक्सेस जैसे सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और कई सारी ड्यूटीज होती हैं, वो लगानी शुरू करी है, ताकि दूसरे देशों से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स पे किसी तरीके की रोक लग सके, वो प्रोडक्ट्स महंगे करके और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिक सके। ये पहला एग्जाम्पल है डी ग्लोबलाइजेशन का, जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आकर शुरू करा, ये बोलकर कि अमेरिका फर्स्ट, हायर अमेरिका, अमेरिकन को पहले हायर करें, अमेरिका में पहले प्रोडक्ट्स बनाएं, अमेरिकन माल बिकेगा और फिर जो चीज नहीं हो रही होगी उसके लिए हम दुनिया भर में जाएंगे। तो इसी तरीके से और कंट्रीज ने, जर्मनी, फ्रांस, यूके, बहुत सारी कंट्रीज ने इन सब पॉलिसीज पे फोकस करके इसी चीज को सराहा है और इसी चीज को अडॉप्ट करा है। ये डी ग्लोबलाइजेशन का पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो बाय डिफॉल्ट लग गया वो हुआ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इजराइल हमास वॉर की वजह से और कई सारे सैंक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से। देशों ने, बड़े बड़े देशों ने छोटी कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाए, जैसे कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस ईरान के ऊपर, बहुत सारे देशों ने सैंक्शंस लगाए वेनेजुएला के ऊपर। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद नेटो देशों ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, हम आपको तेल सप्लाई नहीं करेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स जो हो रहे हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी कंट्री में ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे या आपकी कंट्री से ऑयल खरीदेंगे नहीं। ऑयल पे बहुत पूरी डिप्लोमेसी और देश जो है, पूरी इकोनॉमी जो है वो ऑयल पे चलती है। इस वजह से अगर आप रशिया की इकोनॉमी से तेल नहीं खरीदेंगे तो उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये सैंक्शंस का एग्जाम्पल है और ये चीज भी डी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती है, क्योंकि आपने कट ऑफ कर दिया। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरकनेक्टेडनेस है, उसे आपने खत्म कर दिया। तो अगर आप डी ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इस वजह से देशों का ग्रोथ रेट बहुत मैसिवली अफेक्टेड है। इंडिया हैज बीन लकी कि इंडिया का ग्रोथ रेट अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो है, हम दूसरे देश से, हम रशिया से संबंध अच्छे थे तो हम उससे तेल खरीदने लग गए सस्ते रेट पे। So due to sanctions on some countries leading to breaks in supply chains, की supply chain टूट गई कि आप रशिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, as well as disruptions in international settlements due to non-access to systems such as SWIFT for the sanctioned countries। तो SWIFT सिस्टम वेनेजुएला में नहीं चलता, उसके ऊपर सैंक्शन लगा है, SWIFT नहीं चलेगा, यानी कि आपका बैंक टू बैंक ट्रांसफर आसानी से नहीं होगा। तो अगर पैसा ही ट्रांसफर नहीं हो सकता तो आप खरीदोगे कैसे? तो ये एक सैंक्शंस वाला हिसाब किताब जो है वो चला है। ये सबसे पहला चैलेंज है जो कि ग्रोथ स्टोरी, भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी अफेक्ट करेगा अगर अभी तक नहीं हुआ तो। पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्बटेड है, इंडिया कैसे उससे अफेक्ट नहीं होगा, इंडिया भी उससे अफेक्ट होगा। दूसरी जो चीज है, या दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इस वक्त की ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल स्लोडाउन। ग्लोबली स्लोडाउन आया हुआ है, तभी आप देखेंगे फंडिंग विंटर, यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, इस वजह से इतनी मैसिव फायरिंग्स चल रही हैं, लेऑफ्स चल रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम का हाल बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन कर रही है। अगर ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन कर रही है या अमेरिका में स्लो डाउन है, उस वजह से हमारे जो भी वो हमसे इंपोर्ट करते थे तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स वैसे ही कम हो गए। एक ये भी रीजन है। पहली बात हो गई अमेरिका फर्स्ट क्या प्रमोट कर रहे हो, दूसरी जितनी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे हमारे देश से वो भी अफेक्टेड है क्योंकि आपके देश में स्लो डाउन है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन जो है वो ये है कि अनसर्टेनिटीज बहुत हद तक है। वॉर के बाद क्या हुआ है, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही देशों में प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि ऑयल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर देश को रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि वो हर देश को रिक्वायर्ड होता है तो इंपोर्ट्स आर हेविली अफेक्टेड। अब जैसे भारत के इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट वुड हेविली बी अफेक्टेड, हमारा डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा और ऑयल जो रॉ मटेरियल की तरह, इनपुट्स की तरह यूज होता है, वो इनपुट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से फिनिश्ड गुड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से ऑयल एंड गैस की वजह से भी प्राइस वॉलेटिलिटी है। क्लाइमेट कमिटमेंट्स की वजह से प्राइस वॉलेटिलिटी है, जो कि अभी ईयू ने करा है भारत के साथ। यूरोपियन यूनियन ने भारत जैसे देशों से इंपोर्ट करने पर लगा दिया टैक्स, कार्बन टैक्स।
अब वो हमारे एक्सपोर्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो वहां पे बिकेंगे नहीं। तो ये चीजें भी कंट्रीब्यूट कर रही है, एक्सपोर्ट्स अफेक्ट करती है और इंपोर्ट्स को महंगा करती है, जिस वजह से ग्रोथ स्टोरी वुड ह्यूजली बी अफेक्टेड। और आखिरी में रीजन ये है कि हमें डोमेस्टिकली अपनी इकोनॉमी को जो चीज हमारे हाथ में है उसको सधे हुए तरीके से लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेबल स्मूथ तरीके से लेकर बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ओनली देन वी विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल एटलीस्ट इन आवर कंट्री। अगर इंपोर्ट्स हमारे प्राइसेस से सस्ते हो गए तो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड माल ज्यादा बिकेगा, फिर यहां की भी चीजें नहीं बिकेंगी, विच वुड इवेंचुअली लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड नो ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को का सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, ना कि ग्रोथ स्टोरी पे या ग्रोथ स्टोरी के ऊपर हमें खिलखिला के हंसना चाहिए, रादर देन कि जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस करना चाहिए। नहीं तो ग्रोथ स्टोरी सिर्फ एक रात की चांदनी है, एक साल चलेगी, अगले साल वो चीज फिर खत्म हो जाएगी। कुछ अगर इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो कुछ आंकड़े आपको बताए जाए तो भारत के पिछले 12-13 सालों के आंकड़े देखे जाए कोर इन्फ्लेशन को लेकर या कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर, तो इस वक्त वी आर एट आवर लोएस्ट। हम जो है इन्फ्लेशन के तौर पे एक एवरेज रेट पे चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो 2012 से अगर कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन कहीं 10% होता था, और ध्यान रखें मैं बात कर रहा हूं कोर इन्फ्लेशन के बारे में। तो एक तो होता है इन्फ्लेशन जो कि बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन जिसमें आप फूड और फ्यूल आइटम्स हटा देते हो, क्योंकि फूड और फ्यूल वॉलेटाइल चीजें होती हैं, दाम ऊपर नीचे होता रहता है सीजन के हिसाब से, इस वजह से ये हटाते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल आए। तो स्टेबल इन्फ्लेशन अगर 10% था, ये बहुत हाई था, जो कि 2014 तक कंट्रोल होके काफी हद तक नीचे आया और 4% के नीचे पहुंच गया था। अब जो ये इन्फ्लेशन है पिछले 2.5 साल में अगर कंपेयर करें, मई 2022 में इन्फ्लेशन ने पीक मारा था विच वाज 7% प्लस, और अब यही कोर इन्फ्लेशन 4.11% पे चल रहा है, विच मींस फूड और फ्यूल को हटा दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन भारत का ऑल टाइम लो पे चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल। सवाल ये उठता है कि इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। So core inflation shows a serious downtrend now at 4.11%, which is the lowest since 2019. इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, इसके और नीचे गया तो मतलब डिमांड ही नहीं हो रही है, कोई खरीद ही नहीं पा रहा है। So this should not be the case. अब इसी चीज को रिलेट करते हैं भारत के एक्सपोर्ट से, और ध्यान रखें बार बार बोल रहा हूं भारत की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो ग्रोथ स्टोरी अभी तक इसलिए थी क्योंकि भारत डोमेस्टिकली जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सर्विस सेक्टर वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, मैन्युफैक्चरिंग में हम कैचअप खेल रहे थे, और भारत एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे मात्रा में कर रहा था। लेकिन अब बात यह करी जा रही है कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहां पर डी ग्लोबलाइजेशन चल रही है। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि और देश हमसे इंपोर्ट करना कम कर देंगे। तो भारत का जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो है, एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो मतलब जीडीपी का कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट्स है, यह बहुत हेविली अफेक्टेड है। जैसे पहले भारत का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो 25% था, पूरी जीडीपी का 25% जो है एक्सपोर्ट्स होते थे। 2019-20 में यह कम होके 18.7% पे आ गए, और अभी अगर बात करी जाए 22-23 की, ये रेशो तकरीबन 23% पे चल रहा है। अगर आप बोले कि पहले 25 था और 10 साल बाद 23 पे है तो फर्क ज्यादा नहीं हुआ, बात बिल्कुल ठीक है, फर्क ज्यादा नहीं हुआ, बट हम इन एक्सपोर्ट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि हमारी ग्रोथ स्टोरी एक्सपोर्ट्स की वजह से नहीं देखी जा सकती, हमें इंटरनली डोमेस्टिकली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इस मार्केट को, इस डिविडेंड को, इस डेमोग्राफी को, यहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए तो वो डिमांड यहीं से पूरी होनी चाहिए। इट शुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। So the erstwhile export-led growth story strategy may not be available to India anymore the way it was available to China. जैसे चाइना को अवेलेबल थी, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरर था, सबको एक्सपोर्ट करता था। अब चाइनीज एक्सपोर्ट्स आर आल्सो हेविली अफेक्टेड। तो जिस तरीके से जो चाइना को एक मॉन्स्टर बनाया था बाकी सब कंट्रीज ने इंपोर्ट कर करके, वो नहीं चाहते कि हम चाइना की जगह या चाइना की तरह एक और कंट्री को वैसे ही बना दें। तो भारत अगर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने लगा तो भारत भी खड़ा हो जाएगा, और ये और देश नहीं चाहते। इस वजह से दे आर नॉट लेटिंग
these exports to rise, or they are not importing as much, वो उतना import नहीं कर रहे हैं. So India has to evolve its own future growth strategy, जो कि सिर्फ और सिर्फ exports पे dependent नहीं होगी. जितने exports से चल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में exports नहीं चलने चाहिए. सिर्फ कुछ आंकड़े बताने के लिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए, एक्सपोर्ट्स कितने रहे हैं, तो 2010 में अगर आप देखोगे ये जो आंकड़ा है 24% के आसपास था, 25% तक गया, कम होके 18% पे आया, और 2020 के बाद अगर आप देखोगे ये तकरीबन 22% के आसपास चल रहा है. 22% जो है फिगर ठीक लग रही होगी, और वो फिगर ठीक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल में एक्सपोर्ट्स की वजह से 25 to 30% हो गया या बढ़ गया है. उससे थोड़ा सा कमी है, और ये और कम होगा आगे चल के. इट वुड फर्दर रिड्यूस. ये ग्रोथ स्टोरी की पहला फैक्टर है कि वी डोंट हैव टू बी एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी. तो अब आप पूछोगे एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं हो तो किस पे डिपेंड करें? तो दूसरी जो चीज है जिसके बारे में चीजें इग्नोर करी जाती हैं वो है सेविंग्स. हाईली इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक सेविंग्स. डोमेस्टिकली हम कितना पैसा सेव करते हैं. देखिए, भारत एक ऐसा देश माना गया है जहां पे सेविंग्स पे हमेशा से बहुत फोकस रहता है लोगों का. बाकी और वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं रहता. दे हार्डली सेव, वो सेव नहीं करते. इंडिया में लोगों का सेविंग की तरफ, जो तिजोरी गुल्लक का कॉन्सेप्ट है, वो आज भी चलता है. इंडिया में सेव करते हैं. तो क्योंकि सेविंग रेट हाई है, इसलिए इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगा. इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ इंडिया में होगी. तो जो ग्रोथ लेड स्टोरी की बात हो रही है वो ग्रोथ होगी यहां पे, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग हेविली. सो इंडिया विल हैव टू रिलाई रिलेटिवली मोर ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ. भारत जो है डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स पे कैसे रिलाई करेगा ताकि वो 7% रेट पे ग्रो करे, क्योंकि वी हैव टू ग्रो एट 7%. आरबीआई ने 7% बोला, इस साल हम 7% पे ग्रो करेंगे. आगे के सालों का क्या? व्हाट अबाउट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड द वन आफ्टर दैट? So domestic savings will be critical to this. Nominal savings rate in 2020 to 23 जो भारत का है वो 29% रहा है. 29% सेविंग्स रेट रहा है. 29% ऑफ जीडीपी जो सेविंग्स है वो बहुत कम है इंडिया के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए. इट इज बिलो इट्स पोटेंशियल. अब आपको इसके कुछ आंकड़े बताते हैं और फिर उसके रीजन बताएंगे कि ये सेविंग्स क्यों अफेक्ट हुई. अगर हम पूरी जीडीपी से कंपेयर करें तो आपको ये बताते हैं कि पहले जीडीपी का 7.8% यूज्ड टू बी द सेविंग रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी अमिडस्ट इंडियन. 7.8% ऑफ जीडीपी. तो आप इसको 2015 से 20 तक जो है 7.8% था. पिछले 2 साल में जो सेविंग्स है दैट हैव डिक्लाइन टू 5.1% ऑफ जीडीपी. मतलब 7.8 से 5.1 पे आ गए. जो फॉल है वो 2.7% से देखा गया सिर्फ 3-4 सालों के अंदर. 2.7% ऑफ जीडीपी. इसका मतलब तकरीबन 8-10 हजार करोड़ रुपया हुआ भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए. सो हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स है वो 2.7% से गिरी. इसका ब्रेकअप निकाला गया और ब्रेकअप किया गया 2.2 और 0.5. तो 2.7 में से 2.2% जो है ये देखा गया कि यहां पे सेविंग्स इसलिए कम है क्योंकि लोगों के ऊपर उधार बढ़ा है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ी है. हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड. एक तरीके से आप बोलोगे अच्छा है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है मतलब उधार बढ़ा है, इसका मतलब कुछ खरीदा होगा आपने. तो खरीदने का मतलब होता है डिमांड की और खरीद रहे हैं. लेकिन अगर उसे ब्रॉडर पिक्चर में देखोगे कि तो लोग काफी ऐसी चीजें खरीदने लगे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते. इस वजह से लायबिलिटी बढ़ रही है. क्योंकि जो यूथ है आजकल का, दे वांट एवरीथिंग एंड दे वांट एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बहुत कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है. आप मतलब मैं शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट मैं आपको एक विजडम वाली बात बताऊं. प्लीज अपने जितनी चादर उतने पैर पसारना. कभी भी लोन वाली चीज अपने सर पे मत लेना, सारी जिंदगी भुगतोगे. लोन लेना है तो घर खरीदने के लिए लेना. पहले लोग क्या करते थे, इन्हीं पैसों को म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, इसमें उसमें 10 चीजों में डालते थे. अब वो उन चीजों से आईफोन खरीद के बैठ जाते हैं. अरे भाई, आईफोन इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट, इट इज यूजलेस. जो बंदा एक छोटी चीज खरीद सकता है वो बाइक खरीदता है. जो बाइक खरीदता है वो जो बाइक खरीद सकता है वो गाड़ी खरीद लेता है. तो लोन लेके खरीदता है. तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ गई है जिसकी वजह से ये सेविंग रेट कम हो गया है. और बाकी 0.5% जो है वो भी देखा गया है हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ कि उल्टी सीधी चीजें खरीदते हैं. एंड द फोकस इज नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट पे फोकस होता तो यही चीज ग्रोथ की तरफ एक अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करती. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ, गोल्ड किसी भी तरफ करता. लेकिन उस तरफ नहीं है. इट इज नॉट
डिमांड बढ़ रही है, डिमांड एफएमसीजी आइटम्स की बढ़ रही है, आपने फोन ज्यादा खरीद लिए, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो वी नीड टू फोकस ऑन द कोर दैट इंडिया इज renowned for, and that is domestic savings. ये बढ़ानी पड़ेंगी. सरप्लस हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सेविंग्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ. ये सरप्लस जरूरी है. तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स होती है फिर वो चैनलाइज होती है अलग अलग तरफ, अलग अलग तरीके से. तो ये दूसरी चीज है जो मैंने आपको समझाई इन ऑर्डर टू अचीव इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, कि भारत की ग्रोथ स्टोरी कैसे अचीव करें. इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस देखे जाते हैं और ये तीसरा एंगल है, इसको कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशो. इस चीज पे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 3-4 साल पहले. कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके मुझे कितना आउटपुट मिलता है. अगर मैंने 100 कैपिटल इन्वेस्ट करा तो मुझे 20 रुपए का आउटपुट मिला. 100:20 यानी कि 5:1. 5 का कैपिटल आउटपुट रेशो है. इस कैपिटल आउटपुट रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट. तो अब ये कैलकुलेशन बिठाई गई कि अगर हमें जीडीपी ग्रोथ रेट 7% का चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो 5 है, इट इज 5, तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 35 की. 35% ऑफ जीडीपी हैज टू बी इन्वेस्टेड. 35% इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले 35% की सेविंग्स करनी पड़ेगी. तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7. ये जीडीपी ग्रोथ रेट है. 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे आएगा? अगर आप 35 का जो है इन्वेस्टमेंट करोगे और 5 का आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो होगा. 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7. तो ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है. और अगर आप इसी को रिवर्स कर लो, 35 बाय 7 इज इक्वल टू 5, ये हमें 5 का जो है कैपिटल आउटपुट रेशो तब मिलेगा अगर आप 35 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7 रुपए का आउटपुट मिलेगा. So as the formula for GDP growth of 7% is equal to investment at 35 divided by I-core of 5. इस तरीके से आता है. So incremental COR explains the relationship between level of investment made in the economy and the consequent increase in GDP. कि GDP कितने से इंक्रीज होगी अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट करा. तो इन्वेस्टमेंट तो तब करोगे जब पैसा सेव करोगे. पैसों के सेविंग्स का रेट इतना कम है कि आपको पहले वो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप 7% मेंटेन कर पाओगे. दिस इज समथिंग दैट शुड हैपन. तो आईकोर में अब जैसे आईकोर का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, सिंपल सी बात ये है, आईकोर जितना कम होगा ग्रोथ रेट उतना ही ज्यादा होगा. आईकोर डिनोमिनेटर में है, ये 5 है. अगर ये कम होगा तो आपका रिजल्ट ज्यादा होगा. अगर मान लीजिए ये 5 की जगह 3.5 है तो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा 10%, विच इज रियली गुड. So a lower I-core is preferred as it indicates a country's production is more efficient and obviously the GDP growth rate is affected. So India should also focus on achieving a lower I-core value to unlock more growth from same investment. Current for financial year 22 it stands at 3.5. तो अभी जो I-core स्टैंड करता है वो 3.5 पे करता है और 3.5 जो है वो 29 रुपए के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी कम जीडीपी ग्रोथ रेट आती है. अगर हमें लगता है कि आईकोर 5 का है तो हमें सेविंग्स रेट 35% करना पड़ेगा, तब जाके हम 7% जीडीपी ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे. और आखिरी जो चीज है वो है अबाउट एम्प्लॉयमेंट, हाईली इंपॉर्टेंट. देखिए रोजगार जब तक नहीं होगा तब तक आप क्या कर रहे हो, और इंडिया के केस में रोजगार बाकी देशों से ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली 2040 तक, इस दशक में और इसके अगले दशक में. इसका रीजन ये है कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ. जो जनसंख्या है वो प्रोमिनेंटली अप टिल 25 इयर्स ऑफ एज की है और वो मेजॉरिटी जनता है जिसकी उम्र 25 साल तक है. 5, 10, 15, 20, 25 साल तक है. 2030 तक हमारी कंट्री में मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो कि वर्किंग पॉपुलेशन में एंटर कर चुके होंगे, हु वुड हैव एंटर्ड द वर्किंग पॉपुलेशन फेज, कि अब उनका काम करने की उम्र आ गई है. तो उनके लिए अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई तो वही डेमोग्राफी जो आज की डेट में हमें लग रहा है डिविडेंड होगी, वही बन जाएगी बर्डन, यानी कि वो बोझ बन जाएगी, क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन है. अगर काम नहीं मिलेगा तो सरकार को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर फ्री खाना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मेट्रो, फ्री ये फ्री वो, दुनिया भर की चीजें फ्री में प्रोवाइड करनी पड़ेगी. वी डोंट वांट दैट. इंक्रीज्ड रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. इसलिए स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन काम आता है to tap this demographic dividend, otherwise it will turn into a demographic nightmare. यंग लोग हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा है, काम नहीं मिले तो और शैतान की तरफ दिमाग चलेगा.
non-agricultural growth will have to be enough to absorb labor released from agriculture, which is 45.8% in 22-23 by the PLFS data. क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट चाहिए, खेती बाड़ी के भी लोगों को अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ तो आना चाहिए, कुछ नहीं आता तभी तो वापस घूम फिर के खेती बाड़ी में चले जाते हैं. So India will have large potentially employable population seeking jobs in the presence of progressively more labor saving innovations and technologies. UN projects India's working age group to peak 68.9%, and this is the highest in the world. Or no country comes close to this in 2030, while overall dependency ratio will be 31.2. 31.2 डिपेंडेंट है. वो तब डिपेंडेंट होंगे अगर ये 69, 68, 69% लोग काम कर रहे होंगे. अगर इनमें से भी आधे अनएम्प्लॉयड होंगे तो आप खुद देख लो डिपेंडेंट कितने होंगे. हाई डिपेंडेंस वुड बी देयर ऑन द वर्किंग क्लास. सो इंडिया हैज टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजिकल जॉब्स. नई जॉब्स क्रिएट करनी है, स्पेशली इस एआई के जमाने में, विद स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस व्हिच इज क्लाइमेट फ्रेंडली. वी हैव टू मेंटेन दिस, रादर वी शुड मेंटेन दिस. तो इस चीज के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि टेक्नोलॉजिकल जॉब्स, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इन हर चीज पे फोकस हो. और ये सारी चीजें भारत सरकार को करनी है, कीपिंग वन थिंग इन माइंड, दैट यू हैव टू बी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल. उल्टा सीधा पैसा खर्च करके आपको ये काम नहीं करना है. उल्टा सीधा पैसा आप खर्च करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी. मोर मनी सप्लाई, मोर डिमांड will lead to more inflation. That will create even more problems, क्योंकि फिर stagflation हो सकता है, chronic inflation हो सकता है, जिसकी वजह से और unemployment होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा. So adhering to fiscal responsibility targets is critical to sustain growth and keep the burden of interest payments relative to the debt that you have to take. क्योंकि भारत सरकार हमेशा फिस्कल डेफिसिट में रहती है, यानी कि नुकसान में रहती है. उस डेफिसिट को भरने के लिए भारत सरकार को अलग अलग संस्थाओं से या लोगों से या बैंकों से लोन लेने पड़ते हैं. तो अगर आपको 7% ग्रोथ रेट मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आप चाहते हो उतनी डिमांड हो, उस डिमांड के लिए आप पैसा बांटने लग गए, तो आपके ऊपर लोन का बर्डन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्याज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अभी तो नहीं लेकिन 5, 7, 8, 10 साल बाद क्रिएट होगी. सो द कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट, तो क्या होना चाहिए, आइडियल सिनेरियो जो है वो ये है, जो कि हमें रेकमेंडेड भी था सी रंगराजन द्वारा और कई और दिग्गजों द्वारा, कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है, पूरी जीडीपी का जितना उधार है वो 60% पे लेकर आइए. अभी 85-90% है, और फिस्कल डेफिसिट जो है उसको 6% पर लेकर आइए. दिस इज द आइडियल टारगेट दैट वी हैव टू अचीव. अभी करा नहीं है. It will enable surplus revenue to be used for welfare purpose and augment overall savings of the economy, sustaining a virtuous cycle of the economy. कि आप अर्थव्यवस्था की तरफ सही तरीके से जा रहे हैं. You are financially responsible. तो ये है भारत की ग्रोथ स्टोरी जो देखने वाली है. इस साल के आंकड़ों के बेसिस पे खुश होने की बजाय अगर हम प्रोएक्टिवली आगे के लिए काम करें तो हम ये खुशी एंजॉय कर पाएंगे एक लंबे अरसे तक, अगले 5 से 10 साल तक, जो कि बहुत जरूरी है. जो टॉपिक हमने आज कवर करा, इसके लिए आपको GS2 गवर्नेंस, GS3 इकोनॉमी और प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. इस पे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं प्रीलिम्स में, जैसे कि आयकोर पे, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, और डेमोग्राफिक बर्डन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और इस चीज पर भी सवाल आ सकता है. तो मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस वीडियो एंड मेक नोट्स ऑफ इट. आप नोट्स बना सकते हैं. कमेंट्स में आप लिखकर बता सकते हैं आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.